गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा या जो मेरा आज का डिस्कशन रहेगा, वो ज़मीन भागीदारी के ऊपर है। पीछे मैं पढ़ रहा था तो एक घुमंतु समाज है, जिसको विमुक्त समाज भी कहा जाता है। विमुक्त समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास आज भी कोई एग्रीकल्चर लैंड या आवास संबंधी कोई व्यक्तिगत ज़मीन बिल्कुल नहीं है। लगभग 99% जो घुमंतु समाज है, जिसमें नट है, डोम है और गडरिया है, यानी जो अभी भी भारत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे। और जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, उनके अधिकारों के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा है। हम उन मंत्रालयों से भी मिले जो इनसे संबंध रखते हैं, उनके बारे में हमने सर्वे भी किया, स्थानीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो जो पता चलता है कि आज भी जो ये विमुक्त समाज है, घुमंतु समाज है, चाहे गडरिया है इनमें, चाहे पाल है, क्योंकि इनको बुनियादी तौर पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था 1873 का, जो ब्रिटिश एरा के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उसमें ऐसी हजारों मार्शल जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया और उनके सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों का खात्मा किया ब्रिटिश सरकार ने। और आज के इस भारत के इतने बड़े लोकतंत्र में भी आज जब हम उनका जीवन देखते हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन देखते हैं, उनकी जातियाँ, उपजातियाँ और वो कैसे वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है, वो सब चीज़ें देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि आज भी घुमंतु समाज, हालांकि उनके लिए मंत्रालय बने हैं, उनके लिए कमीशन बना है कि उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन आज भी वो, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जल, जंगल और ज़मीन से पूरी तरह से वो डिप्राइव्ड है, डिप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए, ताकि सभी को ज़मीन मिले, ताकि सभी को आवास मिले, सभी को रोज़गार मिले और सभी को ही एक बुनियादी सुविधा मिले जो किसी नागरिक को मिलनी चाहिए। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे साथ जुड़ा है, उन सब से एक विचार विमर्श करके और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से बात करके, कॉलेजेस के प्रोफेसर से बात करके और भारत के सिस्टम को देखकर हमने एक नेशनल लेवल के संगठन का निर्माण किया है, जिसको हमने नाम दिया है बेरोजगार भूमिहीन संघर्ष मोर्चा। हम बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो भूमिहीन हैं उनको कम से कम 2 एकड़ ज़मीन तो भारत सरकार दे, क्योंकि आज भी लाखों हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो बेनामी है। सीलिंग एक्ट का प्रॉपर पालन नहीं हो रहा। सीलिंग एक्ट में क्या है कि 18 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है, उसकी ज़मीन को उससे लेकर उन लोगों को दी जाए जो कि ज़मीन से वंचित है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद ही आज तक किसी पार्टी ने, किसी प्रेशर ग्रुप ने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया है, उठाया है। कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेना चाहता। तो रोजगार अगर हमारे पास होता है, शिक्षा होती है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सरोकार संपूर्ण होते हैं और एक हम पूर्ण नागरिक की परिभाषा में आते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, रोजगार के माध्यम नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति, वो नागरिक एक गुलामी का जीवन जीता है, एक बंधुआ मजदूर का जीवन जीता है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियों के माध्यम से जिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग। और कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग के ऊपर तो मुझे लगता है कि सरकार को अपना डंडा चलाना ही चाहिए।
कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां ख़त्म हो और स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो। भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की ये बहुत बड़ी मांग है। हम भारत सरकार से और राज्यों की सरकारों से यही एक पुरजोर अपील करते हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग का आपने जो ये एक बखेड़ा खड़ा किया है, उसको आप जितना जल्दी हो सके आपको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे समाधान नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि ज़मीन भागीदारी, और मैं गुजारिश भी करता हूं कि कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी भारत का मिलेनियर जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, अगर वो दान देना चाहे तो ज़रूर हमारे से कांटेक्ट करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो समाज में एक समानता आए, स्वतंत्रता आए, समाज में भाईचारा बने, समरसता बने, सभी एक मानववादी दृष्टिकोण से रहें। तो ये हमारा मानना। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शिक्षा की क्वालिटी पे हमें ध्यान देना होगा, समावेशित शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा, यूनिवर्सल एजुकेशन हमारा फंडा होना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, एक प्राइवेट में पढ़ रहा है, एक बहुत हाई फाई में पढ़ रहा है। उससे क्या होता है कि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो चीज़ें यूनिफॉर्मिटी में नहीं होती। समाज का जो पूरा तबका है वो एक साथ विकास नहीं करता, और हमारा जो भारत का संविधान है वो सबके समावेशित विकास की बात करता है, समानता, स्वतंत्रता, अवसर की समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, मानववाद की बात करता है, हर प्राणी के प्रति दया भाव की बात करता है। तो भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को एक लंबी गुलामी के बाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ा एक युद्ध उन्होंने लड़ा, और उसके बाद मुझे लगा कि उन्होंने भारत की आज़ादी को हमें क्रेडिट के रूप में दिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, खासकर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार के उन 4 पिलरों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी उसके 4 पिलर है। लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, और मीडिया जिसको हम सोशल मीडिया और अलग अलग तरह के नाम देते हैं। ये जो 4 पाए हैं लोकतंत्र के, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा, उनको सोचना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि क्या वो अपनी जो उनकी भूमिका है पब्लिक वेलफेयर स्टेट की, वो भूमिका वो निभा रहे हैं, या वो पूंजीवाद के गुलाम हो रहे हैं, साम्राज्यवाद के गुलाम हो रहे हैं, या किसी भी वाद के गुलाम हो रहे हैं। उन चीज़ों से उनको बचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेजिस्लेचर की, जो कानून बनाता है, जो विधियां बनाता है, जो नियम बनाता है। उसको सोचना चाहिए कि क्या लैंड सीलिंग एक्ट एग्जैक्ट है। अभी अभी हम उन्होंने पेपर लीक पर एक एक्ट बनाया, क्या वो एक पूरा मतलब वैलिड रहेगा। तो इन सब कानूनों के ऊपर, कानूनों को बनाने का काम उसका होता है। एग्जीक्यूटिव जो होती है प्रेसिडेंट से लेकर बिल्कुल निचले लेवल पर, वो कानूनों को लागू करती है, देखती है कि कौन सा कानून कहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जुडिशरी की बहुत बड़ी भूमिका है। जुडिशियल एक्टिविज़्म बहुत बड़ी एक टर्म्स 1990 के बाद भारत के एक सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार में आई। क्या न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाने में सफल हो पा रही कि नहीं? क्या जो कानून बना, जो लागू हुआ, वो सही लेवल पर लागू हुआ कि नहीं? जो कानून बना था वो समुचित था कि नहीं? इन चीज़ों पर उसको सोचना चाहिए, तभी न्यायपालिका एक प्रॉपर न्याय कर पाएगी। अवसर की समानता के एक जो फंडामेंटल राइट है उसको लोगों तक पहुंचा पाएगी। मीडिया बहुत बड़ा पिलर है, मीडिया को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया ही किसी चीज़ को क्रिएट करती है, जनरेट करती है, ऑपरेट करती है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी मीडिया की भूमिका है। मीडिया चाहे तो किसी की सरकार बनाती है, किसी की गिराती है, क्योंकि मीडिया नैरेटिव क्रिएट करती है। जैसे अभी पेपर लीक वाला नैरेटिव इतना हाई प्रोफाइल में, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने बताया कि पेपरों में कहाँ अनियमितताएं हैं, आईआईटी में कहाँ पे अनियमितता है,
नीट में कहाँ पर अनियमितता है, यूजीसी में कहाँ पर अनियमितता है, यूपीएससी में कहाँ पर तो मीडिया की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरोकारों को बुनियादी तौर पर प्रभावित करती है। तो मीडिया को भी अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए, निभा भी रही है। कुछ बायस भी है, पूर्वाग्रह से ग्रसित भी है। तो मीडिया को किसी भी आइडियोलॉजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। मीडिया को देखना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है। क्या सभी को ज़मीन मिल रही है, सभी को रोज़गार मिल रहा है, सभी को सस्ती और क्वालिटी वाली एजुकेशन, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली एजुकेशन है, वो मिल रही है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारे जो जेन जी है, या मैं तो ये कहूँगा कि जेन जी ही नहीं बल्कि वो सारा यूथ, वो हमारे बच्चे, उनको क्या शिक्षा के नाम पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें विकसित हो पा रहा है कि नहीं, क्या वो साइंटिफिक टेम्पर से सोच पा रहे हैं कि नहीं, क्या उनमें सबके प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण है कि नहीं। इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा। केवल नारेबाजी से, आंदोलन करने से, जंतर मंतर पर इकट्ठा होने से, रांची में इकट्ठा होने से, पटना में नारे लगाने से समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। ये मुझे बहुत बखूबी पता है और शायद इसीलिए लोकतंत्र के इस महादेश में हम ने एक विशेष अभियान शुरू किया। सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, सबको स्वास्थ्य हो और सबको एक ज़मीन भागीदारी में भी हिस्सा हो। क्योंकि दुनिया के वही देश ज़्यादा विकसित बन पाते हैं, वही देश ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन सबसे ज़्यादा होंगे और ज़मीन सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। तो कारगिल से कन्याकुमारी तक मैं भारत के सभी नागरिकों को इनवाइट करता हूँ कि जो हमने भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा गठित किया है, आप सभी नागरिकों का उसमें पूरा सम्मान है, मान सम्मान आपको मिलेगा। आपको गांव के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, ज़िला लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा, आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। बहुत जल्द ही हम भारत के सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने जागरूकता मेला जो है आयोजित करने जा रहे हैं। सभी लोगों को समझाएंगे, सेमिनार लगाएंगे, सिंपोजियम लगाएंगे। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल है उनसे हम मिलेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, परामर्श करेंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत को एक समावेशी भारत बनाया जा सकता है। क्योंकि भारत की लगभग 95% जो प्रॉपर्टी है, 95% जो दौलत है, उसके ऊपर केवल 5% लोगों का आधिपत्य हो गया है। ये बड़ा दुख का विषय है। इस विषय को हमें जानना पड़ेगा, इस विषय को हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने जिस मोर्चे का निर्माण किया है, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, उसमें आप सभी इनवाइटेड है। मैं तो चाहूँगा कि जो 10th क्लास में भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे उनकी उम्र 15 साल ही हो, वो भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। 15 साल में, क्योंकि जो बच्चा 10th कर लेता उसमें एक स्टैंडर्डाइज माइंड डेवलप हो जाता है। 10वीं के बाद बच्चे का दिमाग एक 10वीं के लेवल का हो जाता है, उसकी तार्किक क्षमता भी जाग जाती है, विकसित हो जाती है, वो सोचने विचारने लगता है और किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पैराडाइम को, कॉन्सेप्ट को वो अपने लेवल पर सोचने विचारने लगता है। तो हम चाहते हैं कि भारत का जैन जी भी इनवाइटेड है और केवल जैन जी ही नहीं, सारे ही इनवाइटेड हैं। क्योंकि जैन जी की जो बड़ी एक इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो बड़ी एक लिमिटेड डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि जो 2012 से पहले जन्मे या 2012 के बाद में जन्मे उनमें कोई बेसिक डिफरेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक कंट्री है, बहुत बड़ा डिविडेंट यहाँ पर है, बहुत बड़ी आबादी हमारी यहाँ पर है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बेरोज़गारी जो समस्या है, मूलतः उसके कारण कौन कौन से। उसका कारण गरीबी हो सकता है, उसका कारण एजुकेशन का अच्छा लेवल न होना हो सकता है, उसका कारण कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हो सकता है, संविदा के आधार पर वैकेंसीज हो सकता है, या महंगी शिक्षा हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है और जितने कमीशंस हैं उनकी अपनी एक कार्यशैली हो सकता है।
तो इन सब विषयों पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा लोगों को। केवल विरोध से आप ये ना मानिए कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लोगों की चेतना को विकसित करना पड़ता, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ती, उनको जागरूक करना पड़ता, तब वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं, अधिकारों के लिए भी संगठित होते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो है उनकी बुनियादी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग भी बनती है, उनका फंडाज भी क्लियर होता है, वो मूलभूत चीज़ों को भी समझने लगते हैं। क्योंकि कोई भी देश सिर्फ विरोध से नहीं चलता, कोई भी पार्लियामेंट सिर्फ विरोध से नहीं चलता। ये विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके पास भी एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। केवल ब्लेम करने से और केवल एक तरह से मतलब यूँ कहा जाए कि सफूर्त आंदोलन, जो एक जल्दबाजी के आंदोलन होते हैं, उनसे कोई विकास नहीं होता। अब जैसे आपने काकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट देखी, इसमें अभिजीत दीपक्के और एक हमारे सौरभ दास, दो ही फिगर मेन सामने आ रहे हैं। आपने रांची में देवेंद्र महतो को देखा, एक ही फिगर सामने आ रहा है। तो ये जितने आंदोलन होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी चली, केजरीवाल का चेहरा ही आगे आया, बाकी सब गर्त में चले गए, चाहे बाबा रामदेव है, चाहे वो योगेंद्र यादव है, चाहे वो कवि जी है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है या जो प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन अगर बन भी जाते हैं, करने भी लग जाते हैं, तो बाद में एक बिंदु पर आकर विचार टिक जाता है और एक दो लीडर बस पैदा करके उसके बाद वो बुनियादी तौर पर वो पूरी पार्टी एकदम गर्त में चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसका अपना कोई वजूद सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक वजूद नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई सांस्कृतिक मूवमेंट नहीं चलाई होती, उन्होंने कोई कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो विज़न है, या लोगों को समझाने की, लोगों को जागरूक करने की, लोगों को शिक्षित करने की, लोगों को ट्रेन करने की, प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की होती। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा लोगों को ट्रेंड करेगा, लोगों को शिक्षित करेगा, प्रशिक्षित करेगा, उनको चेतना देगा, उनको समझाएगा, उनके साथ विचार विमर्श करेगा। लगभग सभी मंत्रालयों से हम डायरेक्ट मिलेंगे, इनडायरेक्ट रूप में भी उनसे मेल के माध्यम से या जो भी एक व्यवस्था होती है, लिखित भी हम उनसे विचार विमर्श करेंगे। तो आप सभी इनवाइटेड हैं। हमारे मेन मुद्दे शिक्षा है, रोज़गार है, ज़मीन है, तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो भूमिहीन बेरोज़गार जो संघर्ष मोर्चा है, वो अपनी मंजिल पर लगातार पहुंच रहा है। नए नए लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, नए नए लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। तो ऐसे बातचीत करने से, क्योंकि संवाद से, डायलॉग से चीज़ें बदलती हैं, समाज में समरसता बनती है, समाज में एकता बनती है, समाज एक सही डायरेक्शन में, क्योंकि देखो जोश के साथ होश का होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ जैन जी को भी समझनी पड़ेगी, यूथ्स को। हाँ, ये मानते हैं कि यूथ के पास बहुत एनर्जी है, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। यूथ आर द ओपिनियन मेकर, दे आर द नेशन बिल्डर, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया। उनमें भी कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, डेडिकेशन है, वो भी बहुत बड़े देशभक्त है। ऐसा नहीं कि हम उनको कोई जैसे बड़े गलत शब्द यूज किए जा रहे हैं, काकरोच है, ये तो गटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी उतने ही मान सम्मान के पात्र है जितने दूसरे हैं। तो इन चीज़ों को बड़ा बड़ा जागरूकता के साथ, बड़ा गंभीरता के साथ, बड़ा सीरियसनेस के साथ, हाँ, ये बड़ी गलती हुई है भारत की लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, लगभग सभी इंटेलेक्चुअल से। मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि इस रोज़गार के मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से नहीं ली। डिपार्टमेंट्स में अपने परिवारों को वो भरने लग गए कि भाई ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो मैं अपने परिवार को भरूं, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है मैं अपने परिवार को भरूं, ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है मैं अपने परिवारों की भर्ती करने लगे। जबकि लोकतंत्र की असली परिभाषा ये होती कि समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिले, जितनी जिनकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी हो। ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्य है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंग भागीदारी हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपसे कही कि जो घुमंतु समाज है, जिसमें नट है, पाल समाज है, गडरिया है,
लोध है, लोहार है, वो समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो समाज आज भी समाज की मुख्य धारा में नहीं है। इन विषयों को हमें बड़ा जागरूकता के साथ समझना पड़ेगा। और घुमंतू समाज को, घुमंतुओं के लिए एक अलग से कमीशन बना दिया है। वो केवल यायावारी समाज ही नहीं है, उसको हमें समाज से जोड़ना पड़ेगा। उनको भी शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, ज़मीन भागीदारी के मौके देने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाला टाइम हमारे लिए बड़ा चुनौतियों वाला है। हर तरह की चुनौतियां बढ़ रही है, सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही है, राजनीतिक चुनौतियां बढ़ रही है, आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही है, सांस्कृतिक शैक्षणिक चुनौतियां बढ़ रही है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, और महंगी होने के बाद भी शिक्षा के जो मूल्य है, शिक्षा के जो वैल्यूज है, जो एक प्रिंसिपल्स है, वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हमें विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। और आप जब मेरे को मैसेज करें तो प्लीज़ आप एक ज़रूर आप अपने गांव का नाम या अपने सिटी का नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर मुझे भेजें, ताकि हम एक प्रॉपर डाटा कलेक्ट करके आपको जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी हमारे डिस्कोर्स होते हैं उन पे ज़रूर निश्चित रूप से हम बात करेंगे। तो ये जो एक बुनियादी सवाल ये है कि हम ऐसा नहीं कि केवल हम कोई पॉलिटिकल ग्रुप हैं, हम एक सामाजिक रूप से सभी के अधिकारों की बात कर रहे हैं कि जनता का, समाज का जो डिप्राइव्ड समाज है, जो ओप्रेस्ड है, जो सप्रेस्ड है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपको रोज़गार है तो आपका भविष्य सुनिश्चित रहेगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आपको सभी को ज़मीन की भागीदारी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा ऑर्गेनाइज हमारा मूवमेंट है। हम बातों के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग जुड़ें। बहुत बड़ी एक मशाल लेकर हम चल रहे हैं, बहुत बड़ा एक चेतना युक्त समाज हमें निर्मित करना है। देखो, दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई है वो बुद्धिजीवी वर्ग ने भी की है, और देखा जाए तो समस्याएं तो है ही, हर देश में है, भारत में भी है, सामाजिक समस्याएं भी है, आर्थिक समस्याएं भी है, राजनीतिक समस्याएं भी है, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है। समाज के लगभग सभी वर्ग जो है एट्रोसिटी का शिकार है। किसानों के भी हालात ख़राब है, जवानों के हालात भी ख़राब है। भाई आप देखा जाए तो डॉक्टर्स भी परेशान है, लॉयर्स भी परेशान है। तो लेकिन हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और सभी को पता है कि वो परेशान है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो राजनीतिक दल है, वो उनके दुखों को बेचकर अपने सुख पैदा कर लेती है। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, उसके बाद वो अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में, या जो उसका जो एक वेलफेयर स्टेट का जो उसने जो ओथ ली थी, उससे वो बिल्कुल कट हो जाता है, और वो बिल्कुल फिर बाद में कट टू कट बात करता। तो मेरा ये सभी से गुजारिश है कि हम रोज़गार के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हम एक भारत को विकसित बनाने के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि भारत विकसित कब बनेगा? जब सभी को रोज़गार मिलेगा, जब सभी को स्वास्थ्य मिलेगा, जब सभी को आवास मिलेगा, सभी को ज़मीन भागीदारी मिलेगी, सभी को जो समावेशित शिक्षा है, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, जो तर्क पैदा करे, जो हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दे, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, जो देशभक्ति की भावना पैदा करे, जो डिवीज़न पैदा ना करे, जो किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट ना करे, जो सबके हित की बात करे, सरबत दा भला की बात करे, सबका कल्याण हो, ऐसा जिसका विचार हो, वो हम एजुकेशन लेना चाहते हैं, और वो एजुकेशन हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो भारत के लगभग सभी प्रोफेसर्स से, सभी जितने भी भारत में बड़े बड़ी एजेंसीज़ बनी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो एनटीए है, चाहे वो नीट को कंडक्ट करने वाली एजेंसीज है, आईबीपीएस है, तो उन सब को एक मंच पर आना पड़ेगा। और ये जो हमने मंच बनाया है, ये एक बड़ा साझा मंच है, ये किसी का व्यक्तिगत, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा एक बहुत बड़े सपने के साथ, एक बहुत बड़े विज़न के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, मिशन के साथ चल रहा है। आप सभी इनवाइटेड है, आप सभी
आमंत्रित है। मैं आप सभी का बड़े हृदय की गहराइयों से वेलकम करता हूं कि आप सभी ज़रूर कांटेक्ट करें, ज़रूर मिलें। बहुत जल्दी ही हम हेल्पलाइन नंबर भी अपना एक पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं और इसके साथ-साथ हम अपनी वेबसाइट पर भी काम चल रहा है। तो मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप हमसे जुड़ें। आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भी समृद्ध होंगे, आपके विचारों से, आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सरोकारों से, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा हम सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आए। भारत की जो एक नियोजित व्यवस्था है, भारत की एक जो प्लान्ड सिस्टम है, उसके रूप में हम आगे बढ़ें। मैं फिर आप सभी को इनवाइट करता हूँ और आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, ये आपका अपना मोर्चा है, आपका अपना मंच है। इस मंच पर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें और फिर जो है हम आपको ज़रूर डेली जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होंगी, जो भी हमारी वो होगी, उनमें ज़रूर हम आपको इनवाइटेड करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ें। उससे हमारा एक यूँ कहा जाए कि हमारा जो ये एक तरह से सर्वे चल रहा है, एक तरह से हमारा ये एक हम समाज को जान रहे हैं आपके माध्यम से। आप एक लोकतंत्र के स्तंभ हैं। लोकतंत्र जनता का ही तंत्र होता है, जनता से ही चलता है। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हम अगर ऐसे ही चलते रहें तो निश्चित रूप से जो एक हमारा एक मंच है, जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, वो बुनियादी तौर पर बहुत मजबूत बनेगा, बहुत आगे बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलताएं हम हासिल कर रहे हैं। बहुत बड़े हम सपने लेकर नहीं चल रहे, लेकिन हमारा यही मानना है कि समाज के हर वर्ग को अपने भारतीय होने पर फ़ख्र महसूस हो, अपने भारतीय होने पर उसको प्राउड महसूस हो, अपने भारतीय होने पर उसको ये महसूस हो कि वो भारत का एक बाइज्जत नागरिक है, उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता है, उसको लेजिस्लेचर में, उसको एग्जीक्यूटिव में, उसको जुडिशरी में, उसको मीडिया में, यानी जो भी पावर स्ट्रक्चर है उसमें उसकी प्रॉपर भागीदारी है। तो ये सब विशेष हमारे विचार है और इन्हीं सब पे हम बात करते हैं। क्योंकि देखो, भारत आज़ाद हो गया है, नो डाउट। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक के रूप में हमारे सामने आता है और हम एक सिस्टमेटिकली चलते हैं। भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत एक बहुत बड़ी फिरंगी ताकत से आज़ाद हुआ, जिसमें हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल और केवल जो सिर्फ बातें करने से नहीं, मैं आपके पूरे यूँ कहा जाए कि होशो हवास के साथ ये बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है निश्चित रूप से भारत की एक परंपराओं का ख्याल रखते हुए, भारत की एक भारत की यूँ कहा जाए कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सरोकार, भारत के धार्मिक सरोकार, भारत के सांस्कृतिक, शैक्षणिक सरोकार, उनको ध्यान में रखते हुए हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, आपसे आपके विचार लेंगे और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा गठित किया है। तो इसमें लगभग भारत के सभी राज्यों के हमारे युवा साथी साथ में आ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत आगे बढ़ चढ़ के हमारे साथ आ रहा है। सभी का इसमें वेलकम है, सभी का स्वागत है। और आप अपने ज़िले की कोई भी समस्या है उस पर भी हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। कई तरह की समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, राजनीतिक होती है। जैसे देखो, अभी पार्लियामेंट में पेपर लीक के खिलाफ कानून बन गया क्योंकि ये चीज़ मेन डोमेन में आई। आरटीआई एक्ट बन गया, आरटीई एक्ट बन गया। तो देखो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी एक्ट हम बहुत जल्द ही पारित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार का अधिकार एक अधिनियम बने, ज़मीन का अधिकार एक अधिनियम बने, सभी को ज़मीन का एक मूल अधिकार हो, फंडामेंटल राइट हो।
सभी को शिक्षा का मूल अधिकार हो, सभी को रोजगार का मूल अधिकार हो। कई बारी क्या होता है कि कानून बन जाते हैं लेकिन लागू नहीं होते। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रॉपर लागू नहीं कर पाती है। उन पे भी हम विचार विमर्श करते हैं, उन पे भी हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, उन पे भी हम आप सबसे डिस्कशन के बाद, क्योंकि जो मुद्दा मेन डोमेन में आता है उसके ऊपर पार्लियामेंट को भी सोचना पड़ता है, उसके ऊपर जुडिशरी भी एक्शन लेती है, उसके ऊपर मीडिया भी ज़रूर उस चीज़ को आगे बढ़ाती है। तो रोल तो इन पिलर्स का है, सभी का ही है। लेजिस्लेचर का भी उतना ही रोल है, एग्जीक्यूटिव का भी उतना ही रोल है, योगदान है, जुडिशरी का भी उतना ही रोल है, मीडिया का भी उतना ही रोल है, और समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है आजकल, जैसे जैन जी के रूप में, जिन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफार्म खड़ा किया है। यानी समाज में इन्होंने वो चीज़ें भी क्रिएट कर दी है जो मीडिया नहीं दिखाती थी, मीडिया जिनके बारे में चुप रहती थी। क्योंकि मीडिया कई बारी यूँ कहा जाए कि कुछ मुद्दों को छुपाती है, लेकिन अगर वो मुद्दा सोशल मीडिया में हाईलाइट हो जाता है तो फिर मीडिया के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस मुद्दे को वो बहुत ज़्यादा छुपा नहीं सकती। तो इसीलिए हमने जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा गठित किया है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनकी चेतना को जगा रहे हैं। आपने सुना होगा कि रेनेसां एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली, पुनर्जागरण, इटली में जिसकी शुरुआत हुई, और बड़े बड़े फिलोसफर्स, रूसो, वाल्टेयर, दिद्रो, इन्होंने लोगों को जागरूक किया, उनके आत्मसम्मान को जगाया, उनकी आत्मा को जगाया, उनकी चेतना को झकझोरा। तब जाकर इटली एक डेवलप्ड नेशन बना। भारत में भी भक्ति मूवमेंट चली, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गुरु कबीर साहब, गुरु रविदास जी महाराज, बाबा फरीद, इन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों को उनकी एक सिस्टमेटिक उनकी चेतना को जगाया, उनको एक दिशा दी। और तभी जैसे गुरु गोविंद साहब कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे नाम गोविंद सिंह कहलाऊं। यानी हमारे अंदर इतनी उन्होंने एनर्जी, इतना आत्मबल, इतना शक्ति उन्होंने दी कि एक एक व्यक्ति 1.25 लाख से लड़ सकता है। तो हमें अपने अंदर वो जागरूकता, वो चेतना, वो बेगमपुरा विचार पैदा करना पड़ेगा कि दुनिया के, भारत के सभी लोग सुखी हो। यूटोपिया का कॉन्सेप्ट आया यूरोप में कि दुनिया के सभी लोगों में, दुनिया के सभी समाजों में एक यूँ कहा जाए कि समावेशित विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सर्बत का भला हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात हुई। तो ये विचार ऐसे ही पैदा होते हैं, और विचारों से ही यूँ कहा जाए कि क्रांति आती है, विचारों से ही आप आगे बढ़ते हैं। बहुत सी क्रांतियाँ दुनिया में हुई है, चाहे वो आप देखा जाए कि इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन है, या पुनर्जागरण आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन है। तो अगर हम इतिहास को बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मूवमेंट्स लॉन्ग टर्म चली है, वैचारिक मूवमेंट चली है, जो जिनके पीछे कोई आइडियोलॉजी थी, कोई आइडिया था, वो मूवमेंट बहुत लंबी चली है। और जो ये स्वस्फूर्त जो मूवमेंट्स है, चाहे वो नाम नहीं लेना चाहिए, जो भी है, वो बहुत जल्दी एक तरह से ख़राब हो जाती है, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। एक बार तो लगेगा कि वो बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, बहुत बड़ा मूव करेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका कोई बेस नहीं होता, बुनियादी तौर पर उनका कोई आधार नहीं होता। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, और इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए आइडियोलॉजिकली कि भारत के जो महापुरुष हुए हैं, भारत के जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह भी नहीं की और हमें आज़ादी दिलाई, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, कल जो था 9 अगस्त था। 9 अगस्त के दिन को विश्व में एक इंडिजेनस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि विश्व के जो मूल निवासी है, विश्व के जो आदिवासी हैं, उनके रूप में मनाया जाता। हमने उसको सेलिब्रेट भी किया था, लोगों को शुभकामनाएं भी दी है, लोगों से विचार विमर्श भी किया। आज के दिन जैसे अगर देखा जाए 10 अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति चली थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, जो कि फिरंगियों को भारत से बाहर निकालने की बहुत बड़ी मूवमेंट थी।
अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट जो 1942 में चली उसका है। और इसी में गांधी ने ये भी नारा दिया था, करो या मरो। तो इस प्रकार देखो, मूवमेंट्स जो है, जन आंदोलन जो है, उसका उसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मास्टरी हो, लेकिन उसके बुनियादी फंडाज को आप समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, कोई भी मूवमेंट लगातार नहीं चल सकती अगर आपकी मूवमेंट में प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं है, आपका मिशन नहीं है, आपका कैडर नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके अंदर एक प्रॉपर उस मूवमेंट्स को लीड करने की लीडरशिप नहीं है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और उसी विचार को परखर करने के लिए, उसी विचार को संपूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमने ये जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हमने गठित किया। इनमें उन सभी युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं, उन सभी बुद्धिजीवियों को हम आमंत्रित करते हैं, उन सभी बहनों को हम आमंत्रित करते हैं जो दुनिया को बदलना तो चाहती ही है, साथ साथ जो भारत में भी मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को सस्ती शिक्षा मिले, सभी को समावेशित क्वालिटी वाइज शिक्षा मिले जो उनके चरित्र निर्माण का माध्यम बने, जो उनके आत्मविश्वास का माध्यम बने, जो उनके अंदर एक नवीन ऊर्जा का प्रवाह करे। ऐसी शिक्षा की हम कामना करते हैं। सभी को ज़मीन मिले, लैंड सीलिंग एक्ट का जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर। और इसके लिए मैं सभी संसद के मेरे सम्मानित सदस्यों को भी ज़रूर मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर जो ये एक्ट है, लैंड सीलिंग एक्ट, उसका एग्जीक्यूशन हो, प्रॉपर उसका परिपालना हो कि एक जो कट ऑफ बनाया है उससे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो उस पर ज़रूर कार्यवाही हो। हमारा ये बहुत बड़ी एक मतलब मांग है और इसके लिए हम भारत सरकार को भी लिख रहे हैं और राज्यों की सरकारों को भी हम लिखित में एक प्रॉपर मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हम इस पे विचार कर रहे हैं, ये विचार ये नहीं कि कोई मेरा नवीन विचार है, इस पे पहले भी लोगों ने काम किया। ज़मीन भागीदारी पर विनोबा भावे ने भी काम किया था और लोग उस टाइम ज़मीन देते भी थे। तो मैं उन सभी से एक गुजारिश भी करूंगा कि जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है वो अपनी ज़मीन का कोई 4 मरला, 5 मरला, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ ज़रूर उन लोगों को दान दें जो कि डिप्राइव्ड है। इससे समाज में समाज का समावेशी एक विकास होगा, क्योंकि वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका आत्मसम्मान मर जाता है। ज़मीन से मान सम्मान मिलता है, ये बिल्कुल निश्चित तथ्य है, इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है। जिसके पास ज़मीन होती है, जिसके पास अपनी लैंड होती है, क्योंकि लैंड जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, जिसके पास भी होती है उसका मान सम्मान अपने आप बढ़ता है। जिसके पास रोज़गार होता है उसका भविष्य सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार रोज़गार और ज़मीन को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, शिक्षा को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन मुद्दों पर ज़रूर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें। विचार हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि 1947 से आज तक उस पर विचार ही नहीं हुआ, विचार हुआ है, भारत का विकास भी हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उस पर प्रॉपर पूरा सोशल इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करके पॉपुलेशन का भी कास्ट बेस्ड सेंसस हो और तब लोगों को जागरूक किया जाए और एक प्रॉपर सर्कुलर स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से या जितने भी कमीशंस बने हैं वो निकाला जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, इस बात पर विचार विमर्श किया जाए और जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसका पूरा क्रियान्वयन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। क्योंकि ओनली स्लोगन एंड स्पीचेज कैन नॉट सोल्व एनी प्रॉब्लम में भी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। तो मेरा यही मानना है कि जो भी समस्याएं हैं उनके लिए केवल नारे लगाना, केवल आंदोलन करना, केवल जुलूस निकालना या अपनी लैंग्वेज को बहुत अग्रेसिव करने से काम नहीं चलता। उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, तब हम, मुझे लगता है कि जो विकास के पैराडाइम्स है वो आगे बढ़ेंगे। भारत एक विकसित देश बनेगा, भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और
यूं कहा जाए कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, ये किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी सरकार, विपक्ष का विरोध नहीं करता है। हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने घुमंतू समाज की बात की, आज भी उनके पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है। आज भी जो पाल है, गडरिया है, लोहार है, वो ऐसे ही एक यायावारी ज़िंदगी, नोमैडिक लाइफ जी रहे। आज भी वो उसी एज में जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीनें। तो उनको थोड़ा सा दरिया दिली दिखानी चाहिए गांव के सरपंच को, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि गांव के अंदर एक रोज़गार रजिस्टर लगे, सरपंच एक प्रॉपर रेजुलेशन पास करे कि ये रोज़गार रजिस्टर है, एक ज़मीन रजिस्टर लगे कि इसको हमने इतनी ज़मीन डोनेट करी। और मैं तो सभी गांव की जो पंचायतें हैं उनसे एक मेरा परामर्श है, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि आप कम से कम 5 मरले का मकान तो सभी को प्रोवाइड करें। कोई भी भारत में ऐसा ना रहे जिसके पास अपनी आवासीय ज़मीन ना हो। आवास मंत्रालय को भी हम इसके बारे में बहुत जल्द ही लिखने जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम आगे बढ़ें, विचार विमर्श करें, भारत के सभी मंत्रालय जागरूक हो, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी तो है ही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा, भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, इसका हमने पूरा क्लेम किया है। तो इस चीज़ को जुडिशरी को भी सोचना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को भी सोचना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को भी, मीडिया को भी, कि जिस पब्लिक वेलफेयर स्टेट का हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने वादा किया था, सपना लिया था, क्या उस सपने को भारत की ये जो व्यवस्था है, भारत का जो पावर स्ट्रक्चर है, वो पूरा करने में सक्षम है कि नहीं? तो इन चीज़ों पर हमें सोचना पड़ेगा, तभी हमें भारत के सामाजिक व्यवस्था भी समझ में आएगी, आर्थिक व्यवस्था भी समझ में आएगी, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी। तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समाज तरक्की करेगा, समाज का वो हर वर्ग तरक्की करेगा जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी है, सबाल्टर्न ग्रुप भी है, डिप्राइव्ड भी है। तो हम सिर्फ, मैं घुमंतू समाज की बात नहीं कर रहा, मैं समाज के उस सभी तबके की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, बैकवर्ड है, माइनॉरिटी है, जिनके पास आज भी ज़मीन नहीं है, जिनके पास आज भी रोज़गार नहीं है। और हमारा तो ये संकल्प है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को तो स्थायी नौकरी मिले, स्थायी सरकारी नौकरी मिले। प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव मिले, क्योंकि आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर है। हर व्यवस्था का निजीकरण हो रहा है, पूंजीवाद हावी है। लेकिन मैं पूंजीवाद का पूरा विरोध नहीं करता, क्योंकि विरोध करने से नहीं, पूंजीवादी लोगों को मैं, चाहे वो अडानी है, अंबानी है, जिंदल है, उन सभी को भी मैं एक गुजारिश ही कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा दरिया दिल दिखाइए, आप भी थोड़े से अपने खर्चों को कम कर कर समाज के उन लोगों को जो आज भी समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, उनके लिए आप शिक्षा की व्यवस्था करिए, रोज़गार की व्यवस्था करिए, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करिए, ताकि समाज का वो वर्ग भी समाज की मुख्य धारा में आ जाए। केवल नारे लगाने से कोई भारत विकसित नहीं बनता, अच्छे दिन आएंगे इससे भारत का विकास नहीं हो जाता, बातें करने से विकास नहीं होता। आपको उसके लिए बड़े पावरफुल स्टेप उठाने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी बनती है उसको उतनी भागीदारी देने में आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत विश्वास है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम, मुझे लगे कि क्योंकि संगठन तो बहुत बनते हैं, लेकिन हमने एक विशेष रूप से इसमें एक उपराड़ा किया है, एक विशेष रूप से हमने इसमें एक चीज़ों को सुनियोजित किया कि समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल की है, उनसे हम मिलते हैं, उनकी रिसर्च का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी शिक्षा का फ़ायदा उठाते हैं, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब समाज में बदलाव के हम अपने अपने तरीके ढूंढने का काम करते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा आप सबका एक मंच है,
आप सभी इनवाइटेड हैं। आप सभी सिंपल मेंबरशिप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मेंबरशिप का प्रॉपर हमने सारी व्यवस्थाएं तैयार कर दी है। और मैं डेली जो डिस्कोर्स पैदा करता हूँ ये सिर्फ आपको जागरूकता के लिए, ताकि आप जाग जाएं, ताकि आपको पता लग जाए कि हमें कैसे देश के साथ चलना है, कैसे देश का विकास करना है। हमारा संगठन एक बड़ा पीसफुल संगठन है। हम किसी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते। हम सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। लोगों को रोज़गार, लोगों को शिक्षा, लोगों को स्वास्थ्य, सभी को ज़मीन के अंदर भागीदारी हो, क्योंकि ये भारत की ज़मीन है। ये किसी के एक व्यक्तिगत, किसी के बाप दादा का ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें सभी का अधिकार है। ये चीज़ बिल्कुल सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इसके लिए सरकार जब चाहे एक्ट बना सकती है और एक्ट बने भी हैं। तो लैंड सीलिंग एक्ट का प्रॉपर क्रियान्वयन हो। RTE एक्ट है जो राइट टू एजुकेशन है, वो सभी स्कूलों कॉलेजों में लागू होना चाहिए। और स्पेशली ये बना था स्कूलों के लिए, तो स्कूलों को तो कम से कम सोचना चाहिए, ताकि समाज का जो डिप्राइव्ड क्लास है वो ये ना सोचे कि हमें वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, क्वालिटी एजुकेशन। वो भी उस एजुकेशन लेने के उतने ही हकदार है, वो भी उस एजुकेशन लेने के उतने ही उसके लिए एलिजिबल है। तो शिक्षा के ऊपर, शिक्षा तंत्र के ऊपर किसी स्पेशल आइडियोलॉजी का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। शिक्षा समावेशी होनी चाहिए, इनक्लूसिव होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। यूनिवर्सल होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने वाली एजुकेशन होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। अंधविश्वासी, ब्लाइंड फेथ वाली या पाखंड को जनरेट करने वाली एजुकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मकसद ये होता है कि वो हमें खड़ा करती है, हमारी चेतना को जगाती है, हमारे को तार्किक बनाती है। तो कोई भी पाखंडवादी या कोई धार्मिक शिक्षा का मैं पूरा विरोध करता हूँ, एक संगठन का एग्जीक्यूटिव होने के नाते। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि शिक्षा समावेशी हो, सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोज़गार मिले, सभी को ज़मीन के अंदर भागीदारी मिले, ये हमारा मूल विचार है। क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरोकार सफल होते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप लैंडलेस सोसाइटी में काउंट होंगे। और जो लैंडलेस होता है, दुनिया का इतिहास बताता है कि जो ज़मीन से वंचित है या जो वंचित वर्ग है, उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होती है, उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानताएँ होती हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादातर जितनी भी अन्याय अत्याचार होते हैं उनके ऊपर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ज़मीन भागीदारी, ये कोई मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये आप सबका सामूहिक आंदोलन है। और कोई भी आंदोलन तभी सक्सेस होता है जब वो आइडियोलॉजी बेस्ड हो, जब वो मुद्दों पर आधारित हो, तब वो जन आंदोलन बनता है, जनता के सरोकार जुड़ते हैं। केवल ये ना मानिए कि विरोध करने से या प्रेशर करने से या गरीबी के प्रति गुस्सा दिखाने से कोई आंदोलन सफल होता है। आंदोलन सफल जब होता है जब हम सिस्टम की समझ हमें हो जाती है कि सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि सिस्टम देखा जाए, स्टेट देखा जाए, वो नागरिकों को गुलाम बनाने का काम करता है। जितनी व्यवस्थाएं होती है, चाहे वो जाति व्यवस्था है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था है, या किसी धर्म को प्रमोट करना है, वो सारे की सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। इवन कई आंदोलन जो होते हैं उनके भी अगर बहुत गहराई में जाएं तो वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बड़ा धीर और बड़ा गंभीर होकर समझना पड़ेगा, संयम से काम लेना पड़ेगा, अनुशासित तरीके से मूवमेंट चलानी पड़ेगी। विचारों का आंदोलन लंबा चलता है, चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो जो 1789 में हुई, चाहे आप 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में देख लो, चाहे आप 1917 की रशियन रेवोल्यूशन देख लो। तो ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, क्रांति मतलब जो फंडामेंटल चेंज किया, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताने बाने में मूलभूत परिवर्तन किया, व्यवस्थाएं बदली, तानाशाही व्यवस्थाओं को झुकना पड़ा, तानाशाही व्यवस्थाओं के पैर हिल गए, तानाशाही शासक जो है अपना देश छोड़कर विदेशों में भाग गए। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप जागरूक बने,
अपने अधिकारों को पहचानें और अपने कर्तव्यों को भी पहचानें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य जो है एक सिक्के के दो पहलू है। मैं किसी भी यहाँ पे वायलेंस को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ। अगर युवा जागरूक होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा एक ऐसा कैडर बनेगा जो कि आगे बढ़कर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रमोट करेगा। तो मेरा आप सबसे फिर यही एक पुरजोर अपील है कि आप जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हमने गठित किया है उसमें आप आइए, अपना तन मन धन से उसमें आपको योगदान देना है, लोगों को जागरूक करना है। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर ज़िले, हर राज्य में जाकर आपको लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करनी है, उनको शिक्षित प्रशिक्षित करना है, उनको अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताना है कि हम चाहते हैं कि सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोज़गार मिले, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले और सभी को ज़मीन भागीदारी मिले। इन 3-4 मुद्दों पर हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। बाकी समाज में जाते हैं तो समाज में जो जो समस्याएं हमें आती है, समाज में जो चीज़ें देखते हैं उन सब पे डिस्कस चलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ही सीखता है, समाज को कुछ देता है, कुछ समाज से लेता है। तो जो सोसाइटी होती है एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, और उसी समाज को हम समझने का काम कर रहे हैं। समाज एक बहुत बड़ी ताकत है। जब हम समाज से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं के हल होते हैं। तो मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने भारत को यहाँ तक लाने में हमारा बहुत बड़ा एक अपना जीवन उन्होंने कुर्बान किया। और 15 अगस्त आने वाला है, हम लगभग 80 साल की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी जो है जागरूक नागरिक हैं और मैं जागरूक और प्रतिबद्ध नागरिकों को ही इनवाइट करता हूँ। भीड़ इकट्ठा करने में हमारी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ बहुत भीड़ हो, हम चाहते हैं कि गिने चुने ही लोग जो जो बेसिक्स को समझते हों। भीड़ इकट्ठा करने में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम समाज के जागरूक लोगों को जो अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं की समझ रखते हैं, स्टेट के एजेंडाज़ को समझते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। और ये जो हमारा मंच है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, ये आपका अपना मंच है। तो इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप पंजाब से हो सकते हैं, आप हरियाणा से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, तमिलनाडु से, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे वो चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो कल्चर का पार्ट होती है और लैंग्वेज समस्याओं की अपनी एक लैंग्वेज होती है। हालांकि लैंग्वेज सोसाइटी को डोमिनेट करती है, सोसाइटी को बदलने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उससे समाज बदलता है, उससे अर्थतंत्र बदलता है, उससे लोकतंत्र बदलता है, उससे राजनीति बदलती है, उससे संस्कृति बदलती है। तो लैंग्वेज इज़ ए पार्ट ऑफ कल्चर बेसिकली। लेकिन चूँकि हम हर स्टेट में जाते हैं, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप अपने अपने ज़िले में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने कैडर में लोगों को कैडराइज करिए, लोगों को जागरूक करिए कि अगर ये 3 अधिकार हमारे पास रहेंगे, ज़मीन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, ज़मीन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, अगर ये 3 अधिकार रहेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आने वाली जो हमारी पनीरी है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो विकसित बनेंगे, उनको एक भारतीय होने में गर्व महसूस होगा और उससे माइग्रेशन रुकेगा। क्योंकि कई राज्यों की बहुत बड़ी समस्या क्या है कि भारत के जो लोग हैं वो एनआरआई बन रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। विदेशों में जाकर वो कोई एसडीएम नहीं बन रहे, कोई डीसी डीएसपी नहीं बन रहे, कोई एसएसपी नहीं बन रहे, किसी वहाँ के राज्य के कोई गवर्नर नहीं बन रहे, वो वहाँ पर जाकर भी लेबर ही कर रहे हैं। तो आपको अपने देश में रहना चाहिए, यहाँ पे वो लेबर ना करिए, आप अपने एक मान सम्मान वाला काम करिए। तो मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ कि माइग्रेशन रुकना चाहिए। विदेशों में जो भारत के लोग विदेशी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, विदेशी लेबर की तरफ जा रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसको हमें रोकना चाहिए। और जो भारत के भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो और सेक्टर है, रेलवे है, उनमें जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हो रही है, उनका मैं खात्मा करना चाहता हूँ।
क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग या संविदा के आधार पर जो भर्तियां हैं वो बंद होगी तो जो बीच में मेडियोकर बैठे हैं उनका काम बंद होगा और भारत के यूथ को स्थायी नौकरी मिलेगी। निजीकरण बंद होगा। हालांकि निजीकरण ने भारत के युवाओं को, भारत के लगभग 90% समाज को जमा दिया है। निजीकरण ने, जो मनमोहन सिंह ने 1990 में लागू किया था, उसका भी बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स पड़ा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई होगी, प्राइवेटाइजेशन को हमने इतना ज़्यादा इनवाइट कर लिया, एफडीआई को हमने बहुत ज़्यादा इनवाइट कर लिया, जिसके कारण भारत के कई भारत के सेक्टर विकसित हो गए हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी समस्याएं, गरीबी की बढ़ी है, बेकारी की बढ़ी है, बेरोजगारी की बढ़ी है, कल्चरल डिग्रेडेशन की बढ़ी है, सांस्कृतिक उससे हमारा पतन हुआ है। रोजगार के लिए हमें कई शहर विकसित भी कर सकते हैं हम। कोई 100-150 मॉडल सिटी जैसे पानीपत है, फरीदाबाद है, भाई चंडीगढ़ है, लुधियाना है, जालंधर है, सूरत है, अहमदाबाद है, इस तरह के कई सिटी हम डेवलप कर सकते हैं जो बहुत बड़ा रोज़गार का माध्यम हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडलूम है, तो उन पे काम होता, स्किल पे काम होता। तो स्किल इंडिया कहने से केवल काम नहीं चलने वाला, प्रॉपर हमें सर्वे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शहर विकसित करने पड़ेंगे, पानीपत जैसे, फरीदाबाद जैसे, सोनीपत जैसे, सूरत जैसे, अहमदाबाद जैसे, लुधियाना जैसे, जालंधर जैसे। ऐसे शहर अगर विकसित होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत की यूथ को, खासकर भारत की उस स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को रोज़गार मिलेगा, जो कि रोज़गार की तलाश में लेबर चौकों पर खड़े हो जाते हैं। और जब भी मैं लेबर चौकों पर जाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब भी मैं किसी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर से मिलता हूँ तो मुझे बहुत मानसिक, यूँ कहा जाए कि परेशानी होती है। जब भी मैं किसी आउटसोर्सिंग वाले से मिलता हूँ तो बड़ी समस्या पैदा होती है। तो हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना पड़ेगा। रोज़गार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकारों ने काम किया, लेकिन अभी जो काम किया वो इनफ नहीं है। शिक्षा के मुद्दे पर काम किया, लेकिन शिक्षा का निजीकरण ज़्यादा बढ़ा है, शिक्षा का वाणिज्यीकरण ज़्यादा बढ़ा है, कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा है। रोज़गार पर काम हुआ है, ज़मीन भागीदारी पर काम नहीं हुआ है, उस पर काम होना चाहिए। तो ये सब हमारे विचार हैं और हम डेली आपसे जुड़ेंगे। आपकी कोई भी समस्या है, आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें ज़रूर भेजें। हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं और जहाँ पर भी हम ऑनलाइन डेली आपसे जुड़ते हैं, डेली अपने विचार रखते हैं। आपका कोई विचार हो या कोई स्पेशल सेमिनार, सिंपोजियम आपको करना हो, या कोई आपको लगता है कि कोई मीटिंग हो सकती है, गेट टुगेदर मीटिंग, वो भी ज़रूर हमें, क्योंकि डेली हम अब एक जो है अपने प्रोग्राम की लिस्ट जारी करते रहेंगे कि आज हम पानीपत में रहेंगे, सोनीपत में रहेंगे, नोएडा में रहेंगे, गुड़गांव में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। तो ऐसे हम लोगों से जुड़ेंगे। फ़िलहाल एनसीआर को फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भारत के उन सभी, खासकर एक बार हम जो है नॉर्थ इंडियन स्टेट को हम कवर कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे जैसे हम जो हमारा कारवां बढ़ेगा, मिशन यही है कि सबको रोज़गार मिले, मिशन यही है कि सबको ज़मीन की भागीदारी हो, मिशन यही है कि सबको उचित और समावेशित शिक्षा मिले, ताकि भारत के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नागरिक हम दे सकें, साइंटिफिक टेम्पर हम पैदा कर सकें, लोगों के अंदर तार्किकता पैदा कर सकें, लोग गंभीर बने, लोग अपने देश के प्रति प्रेम करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, उनका स्वाभिमान बढ़े, वो एक दूसरे से बात करें, केवल मोबाइल पर ना चिपके रहें, वो प्रैक्टिकल वर्क भी करें, फील्ड वर्क भी करें, लोगों से डायरेक्ट बात भी करें। अब क्योंकि देखो, न्यू एम्पेयरलिज्म जो है, नव साम्राज्यवाद जो है, वो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए वहाँ पे कुछ एजेंडे जारी कर देता है। जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में आजकल लोग मोबाइल वाले एडिक्शन से बहुत प्रभावित हैं, जिस करके उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। भारत में जो ट्रेंड बन गया है, फैशन का ट्रेंड बहुत बन गया, ब्रांडेड आइटम का मैकडोनल्ड कल्चर बहुत आ गई। तो ये बुनियादी तौर पर जो साम्राज्यवादी देश है, जो नव साम्राज्यवादी देश है, जो चाहते हैं कि इन देश के लोगों की कल्चर को बर्बाद कर दे, यहाँ के जो एक कल्चर रहा है, ट्राइबल कल्चर, उसको कमज़ोर कर दे। यहाँ का हमारा जो एक बेगमपुरा कल्चर रहा, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी जो एक
परंपरा रही है, हमारी अपनी जो जॉइंट कल्चर फैमिलीज़ रही है, हमारी अपनी जो सिस्टमेटिकली जो एक, क्योंकि पहले बड़े बड़े जॉइंट फैमिली होते थे, उन सबको ख़त्म, ये नहीं कि इंडियन सिस्टम ने किया, उन सबको ख़त्म साम्राज्यवादी देशों ने किया है। कि सबसे पहले यहाँ का जो सबसे मजबूत पक्ष है, जॉइंट फैमिली कल्चर पहले होता था, सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक दूसरे के जो है कंसर्न समझते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे की इमोशंस को समझते थे। तो जॉइंट फैमिली कल्चर ख़त्म किया। फिर इन्होंने यहाँ का जो स्वदेशी वाला कल्चर है ये ख़त्म किया। पहले सब चीज़ें हम स्वदेशी बनाते थे, खादी पहनते थे, इन्होंने फैशन का ट्रेंड ऐसा लगाया। फिर उन्होंने मोबाइल वाला एजेंडा, अब एंड्रॉयड हो गया है, हमारा डाटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से विदेशों में शेयर हो रहा है कि इस घर में कितने फैमिली मेम्बर है, कितनी किसकी एजुकेशन है, कितना किसके पास क्या है, वो सारा हमारा डाटा जो है वो लीक हो रहा है, विदेशों में लीक हो रहा है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, मैकडोनाल्ड है या और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो डाटा ले रही कि इनकी अभिरुचि क्या है, इनके इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैकाले क्या कहता था, मैकाले ये कहता था कि मैं भारत में एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा मिडिल क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ जो देखने में भारतीय हो, लेकिन उसकी अभिरुचियाँ, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड, उसके कंसर्न सारे के सारे ब्रिटिशर्स वाले हो, सारे के सारे अंग्रेजी हो। और वैसा समाज उसने बना दिया। अब भारत में बहुत से गैप है, रूरल अर्बन गैप है, जेंडर गैप है, भारत में आप देखा जाए डिजिटल गैप है। तो इन चीज़ों पे हमें बड़ा विस्तार से सोचना पड़ेगा। तो हम एक बहुत बड़ी मूवमेंट लेके चल रहे हैं। आप सभी को इनवाइट करता हूं, आप सभी के विचारों को हम वेलकम करते हैं। आपसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। आप अपने विचार दीजिए, उस पर लगातार नैरेटिव क्रिएट होगा, लगातार हम सोचेंगे, समझेंगे, लिटरेचर पढ़ा जाएगा, इतिहास को पढ़ा जाएगा, सामाजिक व्यवस्थाओं को पढ़ा जाएगा, पॉलिटिकल सेटअप को पढ़ा जाएगा, स्टेट के एजेंडे को पढ़ा जाएगा, रिसर्च की जाएगी। उन रिसर्च के बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा एक बहुत बड़ा मंच भारत के इतिहास में बनने जा रहा है, भारत के भविष्य को बनाने जा रहा है। तो आप सभी इनवाइटेड हैं और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं कि आप सभी आइए, अपने अपने विचार दीजिए, अपने अपनी व्यवस्थाओं को आप क्रिएट करिए, ताकि भारत में हम सभी को रोज़गार दे सकें। क्योंकि रोज़गार का मुद्दा अहम मुद्दा होता है। सभी को अच्छी शिक्षा दे सके, क्वालिटी वाली। ये नहीं कि 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, फिर दूसरी एमए कर रहे हैं, तीसरी एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार है नहीं। ऐसा ना। हम सभी को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, हम सभी को ज़मीन भागीदारी देना चाहते हैं। हम मतलब भारत में हम हर तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको हम ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्थाओं को हम बनाना चाह रहे हैं। और उसके लिए भारत के मंत्रालयों से भी हम सहयोग ले रहे हैं, भारत के मेंबर पार्लियामेंट से भी हम मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब कोई भी भारत का व्यक्ति इतने ऊंचे ओहदे पर जाता है तो हम उनसे सहयोग लेंगे, ना कि उनका बहुत ज़्यादा हम उनको डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं हैं। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, जो गलत चीज़ें हो रही है, जैसे करप्शन है, कॉलेजियम सिस्टम है, ईवीएम है या लेटरल एंट्री है, उनका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र एक प्रॉपर समावेशित लोकतंत्र बने, जिसमें सभी को उतनी भागीदारी मिले, सभी को उतना योगदान मिले जितने उनका जो है आबादी है। आबादी के अनुसार सबको प्रॉपर रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो और सबको ही ज़मीन भागीदारी हो। क्योंकि मेन हमारा जैसे टाइटल है वो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा। हम भूमिहीनों के लिए काम करेंगे, हम बेरोजगारों के लिए काम करेंगे। और अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो ना कोई भूमिहीन रहता, ना कोई बेरोजगार रहता। तो हम अच्छी शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज़ को लिखेंगे, यूजीसी को लिखेंगे, या जो भी कंसर्न बोर्ड है, चाहे वो पंजाब का बोर्ड है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा का बोर्ड है, यूपी का बोर्ड है, या और कई बोर्ड बन चुके हैं, तो उनको हम कहेंगे कि साइंटिफिक सिलेबस आप तैयार करिए। क्योंकि जीवन में अगर आपने साइंटिफिक सिलेबस पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से जो दैनिक जीवन की जो चुनौतियाँ आएगी उनको आप सुलझाने में बड़े इजी रहेंगे। अगर आपने साइंटिफिक सिलेबस पढ़ा होगा, अगर आपका टेम्पर साइंटिफिक होगा, मानववादी होगा, समावेशी होगा, वैज्ञानिक होगा, तो निश्चित रूप से आपका टेम्पर वैज्ञानिक रहेगा। आप ज़िंदगी में डोलोगे नहीं, ज़िंदगी में घबराओगे नहीं,
ये सब विचार इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक बहुत लॉन्ग टर्म विज़न है ये। बहुत बड़े सपनों के साथ, बहुत बड़े मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी घोषित करेंगे और फिर हर स्टेट लेवल पर भी हम अपनी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी या वर्किंग कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का विश्वास प्रॉपर बना रहे और आप जो वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, उनके संभावित आप समाधान ढूंढ सकें। आज मैं इतना ही आप सबसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत बिजी है, 2-3 मीटिंग्स है, उन पे बात करनी है। आप सब ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू जी।